नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। लोकतंत्र जिंदाबाद में हम एक बार फिर हाजिर हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की हर छोटी बड़ी हलचल पर हमारी पैनी नजर है। लोकतंत्र की असली परीक्षा संकट काल में ही होती है। ऐसे मौके पर पूरा देश एकजुट रहता है। पुलवामा हमले के बाद पूरे देश ने आतंक के खिलाफ जंग में एक सुर में पड़ोसी मुल्क को चेतावनी दी है। पूरी दुनिया भी हमारे साथ खड़ी नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। लोकतंत्र जिंदाबाद में पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। कायराना हरकत करने वाला पाकिस्तान डरा हुआ है। दूसरी तरफ अब सरकार और बीसीसीआई पाकिस्तान को वर्ल्ड कप ही नहीं, क्रिकेट की दुनिया में भी अलग थलग करने की कोशिश में जुट गई है। तो इन सभी खबरों पर करेंगे आज हम चर्चा और समझेंगे कि लोग की आवाज क्या है, उसके मन की बात क्या है। लोकतंत्र जिंदाबाद के 1 घंटे के शो में आपको न केवल देश दुनिया की बड़ी खबरें हम दिखाएंगे, बल्कि खबरों के पीछे की खबर भी बताएंगे। एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया इस न्यूज मीटिंग में हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम जिन खबरों पर बात करेंगे उन पर एक नजर पहले डाल लेते हैं। भारत के दबाव से कैसे घबराए इमरान खान, सबसे पहले इस पे नजर डालेंगे और साथ ही साथ डालेंगे कि मुशर्रफ ने क्यों की है 50 बमों वाली बात। अनुच्छेद 35A पर कब से होगी सुप्रीम सुनवाई, ये भी इस न्यूज मीटिंग में हम आपको बताएंगे। पाकिस्तान को क्रिकेट से विदाई देने की क्या योजना है, इसका भी खुलासा होगा। और जम्मू के लाल को अंतिम सलाम, अंतिम विदाई, इसकी भी तस्वीरें हम लेकर आएंगे। पुलवामा हमले की जांच नहीं होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। न्यायिक जांच की मांग की गई थी, जिसको ठुकराया सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी हम बताएंगे। वाड्रा को कहां से लड़ाने की मांग, चुनाव लड़ाने की मांग हो रही है, ये भी बताएंगे। और ऑस्कर में भारत की जय जय, ये भी बताएंगे। लोकतंत्र जिंदाबाद में जिन खबरों पर बात नहीं करेंगे उस पर भी एक नजर डालेंगे। सबसे पहली खबर है सीमा पर सेना की तैयारियों से जुड़ी खबर। आखिर इस पर हम बात क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि दीपक से जो हमारे बॉर्डर पे जो तैयारियां हो रही हैं उसके बारे में हमें अपडेट्स मिल रही हैं, समय समय पर हमें हमारे रिपोर्टर्स जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इसके बारे में जानकारी शेयर करना उचित नहीं होगा किसी भी लिहाज से। लिहाजा इस इंफॉर्मेशन को, इस जानकारी को हम अपने दर्शकों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। बिल्कुल हम नहीं। हाँ, और युद्ध के नाम पर जो मजहबी उन्माद फैलाने की खबरें होंगी दीपक जी, हम उनको भी नहीं दिखाएंगे। और साथ ही साथ अगर हम ऐसी खबरें दिखाते हैं तो देश के प्रति एक बहुत बड़ी डिससर्विस करेंगे। देश को एक अनिश्चितता के माहौल की तरफ धकेला जा सकता है ऐसी खबरों को दिखाकर, और दुश्मन चौकन्ना हो सकता है। तो ऐसी खबरों की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। मुझे याद आ रहा है शोभना, वो वाकया जब संसद पर हमला हुआ था और संसद पर हमले के बाद दोनों देशों के बीच स्टैंड ऑफ हो गया था। तब ऐसी खबरें बहुत चली थी कि सेना यहाँ मूवमेंट कर रही है, सेना वहां मूवमेंट कर रही है, बख्तरबंद गाड़ियां इस तरफ जा रहे हैं, टैंक इस तरफ जा रहे हैं, राजस्थान से आर्मी जो है वो जम्मू कश्मीर की तरफ जा रही है। तो उससे हमें जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की जो रणनीति बनाई जाती है उस पर बड़ा उल्टा असर हुआ था। तो हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम क्यों इन खबरों को न दिखाएं, और इसीलिए बेहद ही संवेदनशील फैसला लिया है। आपको क्या लगता है शोभना, ऐसी खबरों से और क्या क्या नुकसान हो सकता है? सबसे बड़ा नुकसान तो जैसा आपने बताया कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी है युद्ध को लेकर, वो पता चलती है। दूसरा, जो आम नागरिक है उसके बीच में एक भय का माहौल पैदा होता है कि पता नहीं क्या होने, अनिश्चितता, भय कहना गलत होगा, अनिश्चितता का माहौल पैदा होता है दीपक जी, कि पता नहीं क्या होने वाला है, सेना मूव कर गई, अब क्या। तो अननेसेसरी की अफवाहें फैलती है, स्ट्रैटेजी पे हमारी असर आता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात एक ये है कि अगर हम खुद अपने सेना की मूवमेंट की खबरें दिखाएंगे तो दुश्मन सतर्क हो जाएगा। हमने देखा था 26/11 हमले के वक्त जब हम लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे उन तस्वीरों का कि हेलीकॉप्टर से कमांडो कूद रहे हैं और शबाद हाउस के अंदर जो है ऑपरेशन चल रहा है, नरीबन हाउस के अंदर। तो उस वक्त हैंडलर्स ने जो है वो लाइव तस्वीरें देखी, उसको एनालाइज किया और बाकायदा सैटेलाइट और किया। तो हम ऐसा कोई मौका देना नहीं चाहते दुश्मन को जिससे उसको हमारी मूवमेंट के बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी मिले। क्यों चौथा, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, अब लोकतंत्र जिंदाबाद में आगे बढ़ते हैं। चौतरफा दबाव जो है पाकिस्तान के ऊपर वो पड़ रहा है। पहले हम आपको दिखाते हैं वो 4 खबरें जिनकी बात आज हम लोकतंत्र जिंदाबाद में
करेंगे। पहले आधे घंटे हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान के ऊपर किस तरीके से दबाव है, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ से जुड़े बयान भी हम आपको सुनवाएंगे कि भारत से जंग जीतने के लिए पाकिस्तान को वो क्या कहा जाए कि उपाय बता रहे हैं। 50 परमाणु बम गिराने होंगे, लेकिन मुझे लगता है ये इनका दिवा स्वप्न, जिसको बोलते हैं ना डे ड्रीम, वो डे ड्रीम ही रह जाएगा, क्योंकि भारत जो है उसकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भले से पहली हो कि पहला हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमला हम पर होता है तो उसका जवाब जो दिया जाएगा उसके बाद पाकिस्तान को समूचा नाश होने में कोई भी देरी नहीं लगेगी। दूसरी खबर डरे हुए इमरान खान की, जिनके चौतरफा दबाव के बाद सुर बदल गए हैं। और तीसरी खबर, कश्मीर को विशेष अधिकार देने वाले अनुच्छेद 35A की करेंगे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख तय हो गई है दीपक जी। और चौथी खबर, पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड कप से ही नहीं क्रिकेट से अलग थलग करने की योजना बना रहा है भारत। ये क्या योजना हो सकती है, इस पर भी बात होगी लोकतंत्र जिंदाबाद में अगले 1 घंटे में। बिल्कुल। और पहली खबर का आप रुख कर लेते हैं। चौतरफा दबाव से घबराए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शांति के लिए एक मौका मांगा है दीपक जी। देखिए, कटोरा लेकर शांति का मौका मांग रहा है। जब शांति के मौके दिए गए, हमने क्या नहीं किया। प्रधानमंत्री हमारे नवाज शरीफ के जन्मदिन के लिए पाकिस्तान भी चले गए। हमने पठानकोट हमले के बाद ISI को आने के लिए कहा, जांच के लिए। जब जांच की बात हुई, सबूतों की बात हुई, अब फिर जांच और सबूत मांग रहे। यही नहीं, हमने लाहौर बस लेकर गए अटल बिहारी वाजपेयी, उसका बदला क्या मिला हमको? उसके बदले के तौर पर करगिल की वॉर मिली। आखिर क्या भरोसा किया जा सकता है पाकिस्तान पर, क्या भरोसा किया जा सकता है इमरान खान पर, उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, खासतौर पर पाकिस्तान के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए? देखिए, पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड तो बड़ा डिसमिल रहा है। आपने बिल्कुल जो चीजें बताई, हमेशा पीछे से वार किया है पाकिस्तान ने, और अब इस तरह से, क्योंकि वो पूरे पैनिक में है, उसको ये पता नहीं क्या किया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री का साफ संदेश चला गया है कि भारत अपनी अब पूरी और तैयारी कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। इसके चलते काफी पैनिक फैला है पाकिस्तान में, न सिर्फ सरकार में। अगर आपने मीडिया में भी देखा होगा, जिस तरह से मीडिया में वहां पर बात हो रही है, लोग पत्रकार वहां के तोबा तोबा कर रहे हैं, इस तरह की बातें वहां पर चल रही है। टमाटर, वो तो वीडियो दही खा लेंगे, तो इस तरह की वहां बात चल रही है। लेकिन बहुत पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है कि आखिर वो करे तो क्या करे। तो इस समय जो है पैनिक की सिचुएशन है, उस पैनिक में है, उनको ऐसा लगता है कि साफ ये कह दिया जाए कि हम पीस चाहते हैं, हमें पीस चाहिए और हमें और कुछ नहीं। तो एक वर्ल्ड कम्युनिटी को ये मैसेज देना चाहते हैं, जबकि उनके दोहरे मापदंड है। मुझे ये बताइए शोभना, सबसे पहले हम आगे बढ़ाएं खबर को, उससे पहले ये बताइए कि आप जो सब्जी बना रही है उसमें दही डाल रही है टमाटर? नहीं सर, मैं तो टमाटर ही डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे तो कोई खतरा ऐसा है नहीं, हमारी तो इकोनॉमी भी अच्छी है। पाकिस्तान में दही डालने लगा है। पाकिस्तान में कह रहे हैं हम टमाटर नहीं डालेंगे, अब गोश्त में वो दही डाल के बनाएंगे, चाहे दही फट जाए, और चाहे स्वाद बिगड़ जाए। क्योंकि उनकी दिक्कत ये है कि जो टमाटरों की सप्लाई भारत से होती थी, वो टमाटरों की सप्लाई पूरी तरह से रुक गई है, और पाकिस्तान से जो सामान आना है वो वाघा बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबी लाइन लग गई है ट्रकों की, और उनका सामान सड़ रहा है। भारत ने जो ट्रेड पर प्रतिबंध लगाए हैं, उसके बाद से पाकिस्तान की हालत खराब है। ये हमारे दर्शकों को समझाना बहुत जरूरी है। दीपक जी, आज जो इमरान खान के बयान पर मैं लौटूंगी, वो कहते हैं कि आप हमें सबूत दीजिए, हम पक्का उस पर कार्रवाई करेंगे। तो क्या हम ये माने कि एक बार फिर से टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, एक बार फिर हमें भटकाने की कोशिश कर रहा है? इस तरह में जो चौतरफा दबाव है उसको एक टेम्परेरी शिफ्ट करने की कोशिश है इस बयान में? क्या मैं इसको इमरान खान की आखिरी कोशिश मानता हूं। इमरान खान को पता है, अब डोनाल्ड ट्रंप भी बोल चुके हैं कि भारत बदले में कोई बड़ी कार्रवाई करेगा। इमरान खान को पता है कि पाकिस्तान के प्रति भारत की कार्रवाई आने वाली है, और भारत ये कार्रवाई जो हमको समझ पड़ता है वो ये समझ पड़ता है कि भारत इसकी स्ट्रैटेजी बना रहा है। फरवरी खत्म होने को है, मार्च के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे हफ्ते जब भी हमारे सेनाएं जो है स्ट्रैटेजिक टाइम का सही असेसमेंट करेंगी, और उसके बाद पाकिस्तान पर एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है। पूरे देश में इसकी मांग उठ रही है, और पॉलिटिकल तंत्र भी इसकी मांग को समझ चुका होगा, सुनता होगा। अब जबकि ट्रंप ये कह चुके हैं, तो ट्रंप के कहने के बाद इमरान खान भी डरे होंगे, इसीलिए उन्होंने टाइम बाय करने की कोशिश की है। और साथ ही साथ उनका ये स्टेटमेंट दुनिया को ये जताना भी है कि
कि हम तो शांति चाहते थे, भारत ने हम पर हमला कर दिया। तो ये एक आर्ग्यूमेंट बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों आते? बिल्कुल, भारत की पहली नजर है पाकिस्तान पे इस समय कि वो क्या कर रहा है, उसकी एक एक मूव पर नजर रखी जा रही है। तो महज आर्बिट्रेटर जो है वो पॉइंट कर देना जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स में पर्याप्त नहीं है। पाकिस्तान को डिसाइसिव एक्शन लेना पड़ेगा और जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा आतंकवाद पर। यदि वो नहीं लेता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी संकट खड़ा होने वाला है। सीधे चलते हैं हमारे सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह के पास। राकेश, आज क्या हलचल है सरकार के गलियारों में? मुझे ये बताइए कि किस तरह की तैयारी अभी सरकार, सेना और हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं वो कर रही हैं। क्या अपडेट है पाकिस्तान के बारे में? देखिए दीपक जी, अब से कुछ देर पहले गृह मंत्रालय में गृह सचिव की अगुवाई में उच्च स्तरीय बैठक होती है, जिसमें आईबी चीफ के अलावा जो हैं रॉ से जुड़े हुए आला अधिकारी इस बैठक में हिस्सा लेते हैं और जम्मू कश्मीर के हालात पर पूरे सुरक्षा रिव्यू किया जाता है। सीमा पर क्या हलचल है उसकी पूरी जानकारी केंद्रीय गृह सचिव लेते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की जो बयान आया है वो साफ दिखाता है कि किस तरह से पाकिस्तान डरा हुआ है। इमरान खान की एक बार उन्होंने शांति की अपील की है, लेकिन जो सुरक्षा से जुड़े हुए जो टॉप गवर्नमेंट के अधिकारी हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि पाकिस्तान टाइम बाई करना चाहता है। लेकिन पहले ही अभी तक जो सरकार का निर्णय है कि कोई भी पुलवामा से जुड़े हुए जो सबूत हैं पाकिस्तान के साथ साझा नहीं किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको साझा किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान जो कि चाहता है कि एक टाइम बाई किया जाए। और जिस तरह से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि वे अगर जैश के खिलाफ सबूत है तो भारत मुहैया कराए, लेकिन भारत मुहैया नहीं कराएगा। और सीधे तौर पर जो गवर्नमेंट के टॉप सोर्सेज हैं उनका कहना है कि क्या हाल हुआ 26/11 की बात करें जी, पठानकोट के मामले में पूरी तौर पर डोजियर सौंपा गया था पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? और अगर पुलवामा हमले में अगर दोषी जैश है तो कार्रवाई जैश पर क्यों नहीं होती है? तो ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है सुरक्षा एजेंसियों द्वारा। बिल्कुल, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ दीपक जी, जिस समय करगिल वॉर हो रहा था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ने अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किया था और ये बताया था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हमला कर सकता है। तो उस पर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि निस्तेनाबूद हम नक्शे से हटा देंगे पाकिस्तान को। आज भी भारत उसी दमदारी के साथ खड़ा हुआ है कि अगर पाकिस्तान के जो पूर्व राष्ट्रपति है परवेज मुशर्रफ ये कहते हैं कि 50 बमों से हमला कीजिए, तो क्या इनको लगता है कि भारत ने चूड़ियां पहनी हुई? हम इस खबर पर जाएंगे और हम इस खबर की भी बात करेंगे, इसके विश्लेषण की भी बात करेंगे। मैं उस सवाल का जवाब भी दूंगा जो आपने पूछा है, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि परवेज मुशर्रफ ने कहा क्या है। भारत के दबाव से पाकिस्तान किस कदर घबराया हुआ है, इसका एक और सबूत पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के बयान से मिलता है। परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि अगर पाकिस्तान को भारत से जीतना है तो उसे भारत पर एक परमाणु बम नहीं बल्कि 50 परमाणु बम गिराने होंगे। तो शोभना, आपका जो सवाल था, पाकिस्तान निसंदेह डरा हुआ है, इसीलिए पाकिस्तान गीदड़ भपकी देता है। भारत की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो बिल्कुल क्लियर है। भारत ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त, तब उन्होंने साफ कहा था कि भारत कभी भी न्यूक्लियर आर्सेनल का इस्तेमाल, न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल पहले नहीं करेगा। तो भारत अपने इस कमिटमेंट पर आज भी कायम है। इसीलिए परवेज मुशर्रफ को पता है, उनका कहना है कि एक साथ 50 गिरा दो, भारत को नेस्तनाबूद कर दो। इस तरह की बातें परवेज मुशर्रफ पहले भी कई बार कर चुके हैं। क्यों आते? बिल्कुल कई बार कर चुके हैं, वो कई बार कर चुके हैं और उनको अच्छी तरह पता है कि अंदर से पाकिस्तान जिस तरह से खोखला है, भले ही वो पोस्टरिंग करे कि हम हमला कर देंगे, उसको साफ पता है कि उसकी अंदरूनी क्या हालत है। और जिस तरह से अगर भारत जैसे देश के साथ वो टकराता है तो जाहिर बात है वो चूर चूर हो जाएगा। इस बात का एहसास उसे अच्छी तरह है, लेकिन उसके बावजूद वो इस तरह की पोस्टरिंग कर रहा है, दिखा रहा है कि मतलब अपने आप को दिखाने की कोशिश है कि हम बहुत हमें काफी कैपेबिलिटी है, जो कि जो वास्तविकता नहीं है। लेकिन एक बात शोभना हमको समझनी होगी, ये देश 1947 में जन्मा है। 1947 में पाकिस्तान का जन्म हुआ है, उससे पहले ये सब भारत ही था। और
चूंकि इसका जन्म भारत से नफरत के कारण हुआ है। ये हमको समझना होगा कि इस पूरे देश का जन्म ही इसी बात से हुआ है कि भारत के प्रति उनके मन में कितनी नफरत है। तो उनकी जो पहली चीज है, वो उठेंगे भारत को गाली देंगे, वो खाएंगे भारत को गाली देंगे, वो सोएंगे भारत को गाली देंगे, वो चलेंगे भारत को गाली देंगे, और उसके अंदर ये सोच को घर कर दिया गया है। मैं पाकिस्तान की आम जनता से भी मिला हूं, मैं कम से कम 10 बार पाकिस्तान गया हूं। मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप लाहौर जाते हैं, अगर आप रावलपिंडी जाते हैं, अगर आप इस्लामाबाद जाते हैं, वहां के शादी ब्याह में जाते हैं, वहां पर किसी पार्टी में जाते हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं लगता, आपको लगता है कि सफदरजंग इनक्लेव से करोल बाग तक चले गए हैं, कोई अंतर नहीं है। लेकिन वहां के जो शासक हैं, वहां की जो सेना है, उसने इस तरीके से आपका जो मेंटल फ्रेमवर्क है उसको डाइवर्ट कर रखा है कि आप युद्ध की बातें सोचते हैं, आप डिस्ट्रक्शन की बातें सोचते हैं, आप डिवास्टेशन की बातें सोचते हैं, आप तबाह कर देने वाली बातें सोचते हैं। तो परवेज मुशर्रफ के बयान को उसी परिप्रेक्ष्य में लिया जाना चाहिए। और ये बात तय है कि अगर पाकिस्तान पहला हमला करेगा तो भारत उसके बाद क्या करेगा, ये भारत को बहुत अच्छी तरह पता है। भारत फिर पाकिस्तान को एक भाग में तो नहीं छोड़ेगा। दीपक जी, इमरान खान के लिए हम जानते हैं कि सेना का बनाया हुआ शासक है, सेना के इशारों पे चलता है, आईएसआई के कंट्रोल में है। अगर वो शासक आज शांति की बात कर रहा है तो क्या मायने हैं? वो शांति की बात नहीं कर रहा है, वो एक आई वॉश कर रहा है। अगर शांति की बात वो कर रहा होता तो पुलवामा हमले के 1 घंटे बाद इमरान खान टेलीविजन पर आते, टेलीविजन पर आने के बाद वो पुलवामा हमले की निंदा करते, वो बोलते ये बहुत कायराना हरकत है। और उसके बाद मौलाना मसूद अजहर, मौलाना मैं उसे कह रहा हूँ, उसका टाइटल है मसूद अजहर, क्योंकि मौलाना इज्जत आतंकवादी मसूद अजहर, उसको पकड़कर भारत को देता, उसको कहा जाता है कि इमरान खान इस चीज के लिए सीरियस है। आखिर आपको लगती है बात? बिल्कुल बिल्कुल। जब तक के पाकिस्तान जो है आई वॉश करने की कोशिश कर रहा है, जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स में आर्बिट्रेटर के इशारों पर हो रहा है, सबसे लगे। और जैसे दीपक कह रहे थे कि ये सूट करता है पाकिस्तान को, कि भारत की बैशिंग जो है उनके लिए अच्छी है, सारी उनकी जो कमियां हैं उसको दूर करके सारा अब जो उनकी अटेंशन है इसी तरफ केंद्रित कर देती है। तो यही वो करते आए और यही लगता है करते रहेंगे, और यही वो करते रहेंगे। इसीलिए उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो है नक्शा ही मिट जाए। पाकिस्तान इस डर को बहुत अच्छी तरीके से समझता है, इसीलिए कभी वो चीन के पीछे छिपता है, कभी अमेरिका के पीछे छिप जाता है, कभी किसी और के पीछे छिप जाता है। लेकिन इस बार क्या होगा ये भी जानेंगे कि क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान को अलग थलग करने की क्या योजना है। लेकिन इस लोकतंत्र जिंदाबाद में हम बात करेंगे अनुच्छेद 35A की। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 35A पर सुनवाई की तारीख तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई 26 से 28 फरवरी के बीच हो सकती है। अनुच्छेद 35A कश्मीर को कई विशेष अधिकार देता है। आरोप लगते रहे हैं कि अनुच्छेद 35A के विशेष अधिकारों की वजह से ही घाटी में अलगाववादी ताकतों और आतंकी हरकतों को बढ़ावा मिल रहा है। क्यों आपको लगता है? बिल्कुल, अलगाववाद को तो बढ़ावा मिल ही रहा है, आतंकवाद की दूसरी वजह भी हो सकती है, लेकिन अलगाववादी नेताओं का क्योंकि हाथ है। आशीष सिन्हा दीपक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, आपसे जानना चाहूंगी कि ये सुनवाई बहुत दिलचस्प होने वाली है। सतपाल मलिक जो राज्यपाल है उन्होंने कहा है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है तो इसलिए इसको स्थगित कर दिया जाए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या रुख लेगी, इसका इंतजार है। जाहिर तौर पर शोभना ये सुनवाई बेहद दिलचस्प होगी, क्योंकि सुनवाई 26 और 28 यानी इसी हफ्ते सुनवाई होगी। दिलचस्प बात यह है कि सुनवाई से ठीक पहले जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की जाती है, और जम्मू कश्मीर सरकार जिसमें यह कहती है कि चूंकि राज्य में अभी कोई चुनी हुई सरकार नहीं है, कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए जो सुनवाई है उसे टाल दी जाए। वहीं वी द सिटीजन अश्वनी उपाध्याय और चारुलता खन्ना जो इस मामले में याचिका करता है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कई बार मेंशन किया और मांग की है कि इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। वी द सिटीजन के वकील जब वरुण सिन्हा ने आज रजिस्ट्रार के सामने मेंशन किया जल्द सुनवाई को लेकर, तब उन्हें बताया गया कि 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में उनकी याचिका पर सुनवाई हो सकती है। यानी लगभग ये तय माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट इस हफ्ते सुनवाई करेगा। लेकिन क्या सुनवाई हो पाएगी, ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि राज्य सरकार ये कह रही है कि अभी चुनी हुई सरकार नहीं है, लिहाजा सुनवाई को टाल दिया जाए। दूसरा सबसे अहम पहलू यह है कि अभी कुछ दिन पहले सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही थी कि जो केंद्र सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट में ये कहेगी कि ये
संवैधानिक नहीं है, वो इसके पक्ष में नहीं है, यानी 35A के पक्ष में नहीं है। तो जो बातें केंद्र सरकार अभी सियासी गलियारों में कह रही है, जो आउट ऑफ द कोर्ट कह रही है, क्या वो ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में भी ये बोलेगी? ठीक है, क्योंकि 35A को संसद के द्वारा पारित नहीं किया गया है, वो केवल एक राष्ट्रपति का ऑर्डर है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो उसे वैसे भी हटा सकती है कैबिनेट के रिकमेंडेशन के बाद, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका। और इस सुनवाई लोकतंत्र जिंदाबाद में आपका एक बार फिर स्वागत है। भारत पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से ही नहीं बल्कि क्रिकेट की दुनिया से अलग थलग करने की योजना पर काम कर रहा है। बीसीसीआई ने अपनी योजना की जानकारी भारत सरकार को भी दी है। बीसीसीआई आतंक और सुरक्षा जैसे मुद्दे पर आईसीसी में पाकिस्तान को घेरेगा और उसे क्रिकेट कम्युनिटी से बाहर करने की मांग भी करेगा। तो शोभना, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा संभव हो पाएगा भारत के लिए? अभी की बात करें तो बड़े कंफ्यूजन की स्टेट है, क्योंकि जिस तरीके से ओलंपिक एसोसिएशन ने अपना रुख साफ कर दिया है और उसने कहा है कि भारत को हम तब तक किसी भी खेल की मेजबानी नहीं देंगे जब तक कि वो ये साफ नहीं लिखित में हमको नहीं देता है कि वो सभी खिलाड़ियों के साथ एक सा व्यवहार करेगा। और ऐसे में बीसीसीआई की ये मांग आईसीसी कितना मांगेगा, इस पर सस्पेंस है। बातें आपको क्या लगता है? देखिए, क्रिकेट एक ऐसी चीज है जिसका जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जब होता है तो एक बहुत ऐसा माहौल होता है जिससे तलवारें खिंच जाती हैं और युद्ध के मैदान में आपको अल्फाज दे देता हूं मैं। युद्ध के मैदान में जैसे भी बहुत पॉलिटिकली करेक्ट होकर चलने की कोशिश मत होइए। लेकिन लोकतंत्र जिंदाबाद में हम दिल से खुलकर आजादी है हमें सब कुछ बोलने। लेकिन बात यह है कि अभी जो स्थिति बन रही है, जाहिर तौर पर ऐसे हालात में क्रिकेट मैच होना, इस पे दो मत हैं कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हमें जो सूत्र बता रहे हैं वो दीपक ये है कि बीसीसीआई ने इस बात को रखा है कि जो खिलाड़ी हैं उनकी सुरक्षा जो है वो सबसे ऊंची है। आपने देखा पहले भी ऐसी स्थिति बनी जब पाकिस्तान में कोई जाना नहीं चाहता था मैच खेलने के लिए, और अब अभी भी नहीं जाता, अब तो कोई नहीं जाता है। और इसी वजह से अब जो है भारत इसका फैसला लेगी और ये अब बीसीसीआई ने पूरा भारत सरकार पे छोड़ दिया है कि जो उसका फैसला होगा वही माना जाएगा। और ज्यादातर जो प्लेयर्स हैं, अब जैसे विराट कोहली की बात करें, उनका भी यही कहना है क्योंकि वो बीसीसीआई के एम्प्लॉय हैं, तो अब बीसीसीआई को फैसला लेना है और बीसीसीआई जो है सरकार पर रखी है। दीपक जी, आपका पक्ष क्या कहता है? मेरा पक्ष ये कहता है कि बीसीसीआई को वाकई ये कोशिश करनी चाहिए। 1000 कट्स वाली पॉलिसी पर आपने अगर उरी सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म देखी हो तो उसकी शुरुआत भी यही होती है, पॉलिसी ऑफ 1000 कट्स। 1000 कट्स वाली पॉलिसी की शुरुआत जियाउल हक ने की थी, यानी भारत को इतने घाव दिए जाएं कि खून रिश्ता रहे। इसीलिए आतंकवाद का रास्ता चुना गया, इसीलिए आतंकवाद का रास्ता अपनाया गया। और अब पाकिस्तान को भारत को ऐसे चोट देनी चाहिए जिससे उसकी जेब पर असर पड़े। और क्रिकेट एक ऐसा जरिया है जिसके चलते पाकिस्तान की इकोनॉमी को, वहां के टेलीविजन को, वहां के खिलाड़ियों को एक बहुत अच्छा बूम मिलता है, वहां की इकोनॉमी में इससे बढ़त होती है। तो अगर हम क्रिकेट के संबंध पाकिस्तान से तोड़ दें तो पाकिस्तान के मनोरंजन का एक बहुत बड़ा जरिया खत्म हो जाएगा। जरिया न सिर्फ खत्म होगा बल्कि क्रिकेट की जो इकोनॉमी है वो पूरी खत्म हो जाएगी और उससे पाकिस्तान पर बहुत असर पड़ेगा। इस वक्त बीसीसीआई के पास ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन बीसीसीआई के पास है कि वो कह दे कि हम वर्ल्ड कप से बाहर हो रहे हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम वर्ल्ड कप खेलेंगे लेकिन पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, ऐसे में हमारे 2 पॉइंट्स का नुकसान होगा। सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि 2 पॉइंट्स का नुकसान हमको नहीं झेलना चाहिए, हमको पाकिस्तान के साथ खेलकर उसको हराना चाहिए। तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम बीसीसीआई के थ्रू क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का क्रिकेट और जितने भी देश क्रिकेट खेलते हैं उन तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करें कि आप समझिए पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद का एक भरण पोषण करने वाला देश बन चुका है, टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना बंद हो। मुझे लगता है ये दूर की कौड़ी होगा लेकिन ये असंभव नहीं होगा। इसके लिए 2 स्ट्रैटेजीज है पर भारत को काम करना पड़ेगा। पहला, बीसीसीआई आईसीसी के लेवल पर बात करेगी और डिप्लोमेटिक लेवल पर भारत सरकार बात करेगी। तो मुझे नहीं लगता अगर क्रिकेट को अगर पाकिस्तानी क्रिकेट को अलग थलग करने का प्लान है तो भारत ने इसके लिए रणनीति बनाई होगी। और मुझे लगता है क्रिकेट की जो
एक्सेप्टेंस है, क्रिकेट की जो मांग है, या ये कहें क्रिकेट की जो प्रसिद्धि है, उसके चलते अगर क्रिकेट को लेकर कोई भी एक स्टेप होता है तो ये दुनिया की वर्ल्ड हेडलाइन बनता है। और हमको ये समझना चाहिए कि भारत इस वक्त पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश करेगा और कम से कम खेल संबंध इस माहौल के अंदर तो नहीं जताना चाहेगा। और एक बात ध्यान रखिए शोभना, अभी तक माकूल जवाब पुलवामा का नहीं दिया गया है। अभी तक जो लोकल टेररिस्ट थे उनको ही मारा गया है। और जब भारत माकूल जवाब देगा उसके बाद पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करता है हमको ये भी देखना होगा। तो हो सकता है पाकिस्तान खुद अपनी टीम को विड्रॉ कर ले। ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि पाकिस्तान उस हमले का कैसे जवाब देता है, क्योंकि भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसने किसी न किसी तरह से जवाब पाकिस्तान को पुलवामा हमले का देना है। बिल्कुल। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो कप्तान है उन्होंने भी कहा है कि खेल को सियासत से दूर रखें, खेल को इन हमलों से दूर रखें, लेकिन उनको ये समझना होगा कि इसको दूर अब नहीं रखा जा सकता है। आपने हमारे दिल पर चोट करी है दीपक जी, अगर मैं गलत नहीं हूं। नहीं, बिल्कुल। और उनको इसलिए लग रहा है कि हम खेलें, वो इसलिए खेलना चाहते हैं क्योंकि उनके ऊपर धन बरसता है, उनके ऊपर पैसा बरसता है। अगर वो वर्ल्ड कप में नहीं खेलते हैं तो हर पाकिस्तानी क्रिकेटर को, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स को, पाकिस्तान के अंदर जो साबुन, कपड़ा, वॉशिंग मशीन, फ्रिज बेचने वाली जो एडवर्टाइजमेंट वाले लोग हैं, उनको सभी को घाटा होगा और सभी को मायूसी होगी। आपको याद होगा कि पाकिस्तान को भारत ने आज तक हर वर्ल्ड कप के मैचेस में हराया है, ये उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। और पाकिस्तान भी चाहता है कि इस ट्रैक रिकॉर्ड को वो तोड़े। इसीलिए सबकी बेसब्री से इस बात का इंतजार है कि 16 जून को जो मैनचेस्टर में होने वाला मैच है उसको खेलना चाहिए भारत और पाकिस्तान को। लेकिन मेरे सूत्र, मेरे गट्स और मेरी समझ ये कहते हैं कि कोई ना कोई कारण ऐसा आएगा कि भारत वो मैच नहीं खेल पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े दीपक जी। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं न्यूज मीटिंग में और अगली खबर की बात करते हैं शोभना। बिल्कुल। पुलवामा हमले के बाद भी घाटी में सुरक्षा बलों के जवानों की शहीद होने का सिलसिला लगातार जारी है। कल कुलगांव में आतंकवादियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को तो मार गिराया, लेकिन जम्मू का एक लाल अमन ठाकुर भी इस मुठभेड़ में शहीद हो गया। अमन ठाकुर को आज उनके पैतृक घर में श्रद्धांजलि दी गई और थोड़ी देर में उनको पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। दीपक जी, एक सवाल मेरा है, पुलवामा हमले के बाद जितने भी एनकाउंटर्स हुए हैं उसमें हमारे सुरक्षा बलों की हानि बहुत ज्यादा हो रही है, उनको भी मारा जा रहा है, लेकिन कैजुअलिटी इधर भी ज्यादा हो रही है। क्या माना जाए कि ये आतंकवादी संगठन किसी नई स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं कि बताते हैं, सूचना देते हैं और जैसे ही वहां पहुंचते हैं ओपन फायर कर देते हैं? नहीं, उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर है। उनको जो लोकल सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा है शोभना, और इस हकीकत को हमको समझना होगा। लोकल सपोर्ट होता है इसलिए वो एक गांव में जाते हैं, गांव के अंदर छुप जाते हैं, गांव के कई घरों में इधर से उधर जाते रहते हैं। वहां पर सेना को या पैरामिलिट्री फोर्सेस को 3 लेवल पर काम करना होता है। पहले उस इलाके को कॉर्डन ऑफ करना होता है, दूसरा उनसे मुठभेड़ करनी होती है, और तीसरा ये संभालना होता है कहीं गांव के लोग बाहर निकलकर पत्थरबाजी न करने लगे। और मुझे ये लगता है कि इसी के चलते जो कैजुअलिटी होती है सुरक्षा बलों की तरफ वो शायद हमको थोड़ी ज्यादा दिखाई देती है, और ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि आपको वहां की कानून व्यवस्था को भी संभालना है और साथ ही साथ वहां पर इनकाउंटर करके आतंकवादी को भी खत्म करना है। तो ऐसे में 2 लेवल पर काम करना पड़ता है सुरक्षा बलों के लिए, और वहां पर इतना ज्यादा घर घर में आतंकवादियों का सपोर्ट है कि हमको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी कि किस तरीके से उनको हाइडआउट दिए जाते हैं। जो आखिर आप क्या बताएंगे खासतौर से साउथ कश्मीर के बारे में जहां पर सबसे ज्यादा इस तरह की वारदातें हो रही हैं? बिल्कुल, जो अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं वो ओवर्ट वर्कर्स हो गए हैं जो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं आतंकियों को। लेकिन जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह सरकार का जो पूरा एक नजरिया है वो ये है कि जो ये जंग है वो कश्मीर के लोगों के साथ नहीं है, वहां पर जो आतंकवाद है उसके खिलाफ है। लिहाजा जो वहां के लोग हैं उनको पूरी तरह सुरक्षित रखना है। जो वहां के मासूम लोग हैं जिनका आतंकवाद से कुछ लेना देना नहीं है उनको सुरक्षित रखना है, चाहे वो कश्मीर में हो चाहे वो अन्य भारत के हिस्से में हो। लेकिन ये बिल्कुल ठीक बात कि जो सपोर्ट मिल रही है वहां पर लोगों को, चाहे वो पत्थरबाजी के रूप में हो या किसी और तरीके से जो आतंकियों को मदद
देने की हो, ये एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन दीपक जी, इसमें जो अगर हम लोकल सपोर्ट की बात लगातार कर रहे हैं, लेकिन जब भी कोई इस तरीके का जनाजा निकलता है तो आप समझिए कि पूरे शहर के शहर उमड़ जाते हैं सेना के उन शहीदों के साथ, क्योंकि ये भी एक सच है कश्मीर का ये एक सच है। लेकिन आपने ये देखा था कि जनाजा किस आदमी का निकल रहा है। नहीं, मैं शहीदों की बात कर रही हूँ, मैं आतंकवादियों की बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो शहीद होते हैं वो गांव का गांव तो पूरे देश के अंदर निकल कर आ रहा है। आज जब भी बॉडी बैग्स जो हैं शरीरों के जो अंतिम जवानों के जो अंतिम शरीर है, माफ कीजिएगा, वो उनके गांवों में जा रहे हैं, तब आप देख रहे हैं कि किस तरह से राष्ट्रवाद का उन्माद है, किस तरह से देशभक्ति उनमें भरी हुई है। और कश्मीर में भी आती हैं दीपक जी वो तस्वीरें हमारे। कश्मीर के अंदर सिचुएशन दूसरी है। कश्मीर के अंदर जो हालात हैं वो बिल्कुल दूसरे हैं और कश्मीर को हमको उन्हीं हालातों के हिसाब से समझना होगा। कश्मीर के अंदर जो है शहीदों की अंतिम यात्राएं इस तरीके से नहीं निकलती है, उनके घरों तक अब बॉडी जाती है और वहीं पर होता है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। जितेंद्र सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट पीएमओ के अंदर हैं वो, और साथ ही साथ सतपाल मलिक जो कि गवर्नर हैं, वो दोनों यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और ये दुख की बात है कि अभी भी फक्र की बात भी है और दुख की बात भी है कि हमारे बीच से एक सैनिक शहीद हो रहा है। डीएसपी ठाकुर हैं, डोडा के रहने वाले हैं दीपक, और ये काफी लोकप्रिय अफसर थे जम्मू कश्मीर पुलिस के भी। जो अगर आप देखेंगे इनके साथी हैं, पुलिस के सहकर्मी हैं, वो भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं इनकी इस शहादत के बाद। पूरा ट्वीट्स का सिलसिला पूरी रात चला है जब ये घटना की जानकारी पूरे कश्मीर और अन्य देश में पूरी पहुंची है। ठीक है दीपक जी, अब न्यूज मीटिंग में हम आगे बढ़े या आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पुलवामा हमले की न्यायिक जांच के लिए दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में पुलवामा हमलों की वजहों को जानने के लिए उसकी जांच करने की अपील की गई थी। पुलवामा हमला 14 फरवरी को सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। तो किसी भी तरीके की न्यायिक जांच से इनकार कर दिया और बहुत अच्छा कदम है सुप्रीम कोर्ट का। न्यायिक जांच का तो मसला ही नहीं उठता है इसमें। देखिए, जब एनआईए जांच कर रहा है, देश की सबसे बड़ी एजेंसी जांच कर रही है, तो न्यायिक जांच किस बात की? क्यों आप ऐसे सवाल उठाना चाहते हैं या उठवाना चाहते हैं जिनके कोई सर पैर ना हो और कोई बेसिस ना हो? एनआईए की जांच है, वो दूध का दूध पानी का पानी करेगी। एनआईए की में एफआईआर हो चुकी है। साथ ही साथ उन्होंने घटनास्थल से जितने भी सैंपल्स होते हैं, जितने भी सबूत होते हैं, उनको इकट्ठा कर लिया है। उसका जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है और ओवरग्राउंड वर्कर्स और आसपास के इलाकों में भी एनआईए ने पूछताछ शुरू कर दी है। और शोभना, हमको यह समझना पड़ेगा कि एनआईए एक स्पेशलिस्ट एजेंसी है। अगर हम जुडिशियल इंक्वायरी मान करके चल रहे हैं कि अगर हम जुडिशियल इंक्वायरी करवाते तो भी जुडिशियल इंक्वायरी जो आतंकवाद के हालात हैं उनके बीच कितनी सफल होती, ये भी अपने आप में देखने वाली बात है। जुडिशियल इंक्वायरी का इस समय कोई मतलब बनता ही नहीं, क्योंकि जुडिशियल इंक्वायरी तब होती जब कोई संदेह हो। ये तो पूरा जांच का विषय है कि ये पूरी घटना कैसे हुई। साफ है इतने जवान मारे गए तो उसके पीछे कौन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजनीतिक कारणों के चलते अगर इस तरह की इंक्वायरी हुई तो ये बहुत ही नुकसानदेह चीज होगी, और यही बात कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट ने देखते हुए इसको खारिज किया है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है शोभना, क्या आपको लगता है कि दर्शकों को अगर हम समझाएं कि न्यायिक जांच में और एनआईए की जांच में क्या अंतर है, तो आप कैसे समझाना चाहेंगे कि न्यायिक जांच क्या होती है और जो जांच इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करती है वो क्या होती है? देखिए, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो भी जांच करती है वो बड़े तथ्यों पे आधारित होती है। जो सबूत इकट्ठे किए गए हैं, जो चीजें वहां से मिली हैं, किस किस के टच में था, जो टेक्निकल सर्विलांस के थ्रू। लेकिन अगर हम जुडिशियल प्रोब की बात करते हैं तो उसमें तमाम उन लोगों से बातचीत की जाती है, जो साक्ष्य मिले उन पर भी नजर रखी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब जुडिशियल प्रोब होता है तो जो फोर्सेज होती हैं वो बहुत डिमोरलाइज होती हैं, क्योंकि उनके कदम के ऊपर जो उन्होंने किया, यहां तो हमला हुआ है, लेकिन अगर किसी हादसे के ऊपर जुडिशियल प्रोब होता है तो फोर्सेज जो है वो बहुत डिमोरलाइज फील करती है। दीपक जी, बिल्कुल डिमोरलाइज फील करती है और साथ ही साथ संदेह कहीं ना कहीं खड़ा होने लगता है। यहां तो हमारी सेना, हमारी पैरामिलिट्री फोर्स के काफिले पर हमला हुआ था और उस पर अगर कोई संदेह की बात करे तो मेरे ख्याल से ये देश के विरुद्ध होगा, ये राष्ट्र के विरुद्ध होगा। और ऐसी पिटीशन को डिसमिस करके सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक काम किया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले में शहीद हुए अश्विनी कुमार काछी का आखिरी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अश्विनी कुमार कश्मीर की वादियों के सैर करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो अश्विनी ने हमले से पहले बनाया था, जिसे उन्होंने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया था और अब ये वीडियो वायरल हो गया है और हर देशवासी की आंखें नम हो जाती हैं जब वो इस वीडियो को देख रहा है।
कि एक जवान कश्मीर की खूबसूरती को बता रहा है, बयान कर रहा है तस्वीरों के जरिए, और एक बदसूरत सी घटना में वो इसका शिकार हो जाता है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से चारों तरफ बर्फ ही बर्फ बिखरी पड़ी है। और जब ये पूरा का पूरा काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर चला होगा शोभना, तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये इनका अंतिम सफर होगा। बिल्कुल। और आप ये सोचिए दीपक जी, जब इस तरीके के वीडियो, जो इनकी पत्नी होगी, इनके बच्चे होंगे, माता पिता होंगे, कितना ज्यादा मुश्किल हो रहा होगा कि काश ये ना होता, काश वो ना जाता, काश हम रोक लेते। और उसी दुख के साथ वो ये वीडियो हर बार देखते होंगे दीपक। काश के साथ काफी कुछ टिका हुआ है, जिंदगी टिकी भी होती है और जिंदगी खत्म भी हो जाती है। तो ये काश बहुत बड़ा शब्द होता है। लोकतंत्र जिंदाबाद में हमारी ये न्यूज मीटिंग जारी है, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लोकतंत्र जिंदाबाद में हम आपको समझाते रहेंगे ठीक इसी तरीके से। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बाद क्या उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी सियासी मैदान में एंट्री करेंगे? ये सवाल सियासी गलियारों में चारों तरफ गूंज रहा है और लोकतंत्र जिंदाबाद में हम इस सवाल का जवाब भी देंगे। बिल्कुल। और अब इसके संकेत भी मिलने लगे। कुछ दिन पहले रॉबर्ट वाड्रा ने फेसबुक पोस्ट के जरिए संकेत दिया था कि वो राजनीति में आना चाहते हैं। और अब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कांग्रेसी नेताओं ने उन्हें चुनाव लड़ने का ऑफर भी दे दिया है। यूपी के मुरादाबाद में शहर के कई हिस्सों में रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर लगाए गए। क्या माना जाए कांग्रेस के लिए? आ बैल मुझे मार। बिल्कुल नहीं। रॉबर्ट वाड्रा को गांधी परिवार कभी नहीं चाहेगा कि वो राजनीति के अंदर एंट्री करें। आपको याद होगा कि 4-5 साल पहले जब इलेक्शन हो रहे थे तो 2 बार ऐसा सवाल आया था। रॉबर्ट वाड्रा ने ये बयान दिया था कि अगर जनता चाहेगी तो मैं जरूर राजनीति के अंदर आऊंगा। लेकिन उसके बाद जब प्रियंका गांधी से सवाल पूछा गया था तो उनका साफ कहना था, अरे वो अपने बिजनेस में खुश हैं, आप लोग जाते हैं माइक अड़ा देते हैं, तो इसका जवाब वो ये दे देते हैं कि मैं सोचूंगा। लेकिन हकीकत ये है कि उनका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है। तो जो गांधी परिवार है, जो इस पूरे के पूरे मूवमेंट को संचालित कर रहा है, कांग्रेस की राजनीति को संचालित कर रहा है, कम से कम मैं जितना जानता हूं कांग्रेस को, मैं जितना समझता हूं, उस हिसाब से कह सकता हूं कि वो किसी भी हालत में रॉबर्ट वाड्रा को चुनाव के लिए नहीं उतारेगा। सीधे चलते हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी के पास। अरविंद, क्या आपको लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा को उतारा जाएगा चुनाव में? मेरी जानकारी तो ये है कि रॉबर्ट वाड्रा को राजनीति से वो 10 कदम दूर रखना चाहते हैं। दीपक जी, आपकी जानकारी एकदम सही है। आपने जिस तरीके से कहा है कि रॉबर्ट ने इसके पहले भी ये बातें कही थी, आपको याद होगा कि मोटरसाइकिल की रैली भी की थी जहां उनको बड़ा फूल और माला पहनाया गया था और बड़े वो इस बात को लेकर खुश हुए थे। एक बार फिर से रॉबर्ट वाड्रा ने ये कहा है कि नहीं, जनता चाहेगी तो हम राजनीति में अपना हाथ आजमाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो मुख्यालय है, जहां आज राज बब्बर मीटिंग कर रहे हैं, जहां बहुत सारे नेता जुटे हैं, वहां लोगों में इस बात को लेकर जरा सा भी चर्चा नहीं है, कोई उत्साह नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जैसे लगता है कि प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस में इतना उत्साह, इतनी खुशी और लोगों के चेहरों पे जो मुस्कुराहट थी, वो रॉबर्ट के नाम की चर्चा होने से कहीं नजर नहीं आ रही है। और आप जो कह रहे हैं पूरी तरीके से सही है। कतई गांधी परिवार ये नहीं चाहेगा कि रॉबर्ट वाड्रा राजनीति में आए। गांधी परिवार नहीं चाहेगा, जो मैंने कहा था वही बात अरविंद कह रहे हैं। अब चलते चलते आपको दुनिया में भारत के लोकतंत्र की बड़ी जीत की एक तस्वीर दिखाते हैं। वो क्या तस्वीर है शोभा, बताइए। आज हॉलीवुड के सर्वश्रेष्ठ सम्मान ऑस्कर का ऐलान किया गया और ऑस्कर में भारत की फिल्म प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा ने भारत का परचम लहराया। उन्हें उनकी शॉर्ट फिल्म पीरियड फिल्म है ये, एड ऑफ सेंटेंस के लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के सम्मान से नवाजा गया। और इसको भी आप नेटफ्लिक्स पे देख सकती है। बिल्कुल, मैं उनका एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये मोस्ट पॉपुलर की कैटेगरी में आप चल रहा है। दीपक जी, युवा पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है, पढ़ नहीं रहे, एग्जाम्स हैं, और ये नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, इसका बड़ा दुष्प्रभाव है भारतीय बच्चों पे। चलिए, अब दुष्प्रभाव है कि प्रभाव है, ये समझना होगा, और आप और हम जैसे लोगों पर क्या प्रभाव है ये भी समझना होगा। लेकिन चलते चलते हम इतना ही कहेंगे, लोकतंत्र जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और इसी लोकतंत्र की हर छोटी बड़ी खबर और उसके हर छोटे बड़े पहलू को हम रोज आपको 1 बजे से 2 बजे तक समझाते रहेंगे। ठीक यहीं पर हमारी इस न्यूज मीटिंग। नमस्कार।